हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 एमसीक्यूज करा रखे थे, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और आज के वीडियो में बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने हर एक चैप्टर के हिसाब से एमसीक्यूज ऑलरेडी बना रखे हैं। हर चैप्टर के कम से कम 100 एमसीक्यूज करा रखे हैं। लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी दे दूंगा। साथ ही साथ मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करा रखे हैं और पूरी एनसीईआरटी करा रखी है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वाइट पेपर है। एक कलर में ये ले लेता हूँ, एक कलर में और क्या ले लूँ, ये ले लेता हूँ। और इसको क्या कर दें, इसको कुछ डिफरेंट कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कलर हमने चूज़ कर लिए हमारी सुविधा के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन से। हमें वैल्यू निकालनी है। सेक स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो सेक, अगर आपको सेक की वैल्यू पता नहीं है बाय द वे, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। √3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 4। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 यानी कि आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बेटा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 52 कॉट 90 माइनस ए क्या होता है। ये तो एक फॉर्मूला है, क्या होता है बच्चों, 10a होता है। अगला क्वेश्चन है 2 10 30, तो 2 10 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/√3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, स्क्वायर कर दो, 2 1 कम 2 अपॉन में √3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, 3 1 कम 3। ऊपर जो है उसको तो वैसे का वैसे ही रखो, और ये आ जाएगा 4/3। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होते ही, इसकी गुणा इसके साथ भाग में, तो 2 गुणा 3 बट्टे में 4 गुणा √3, 2 दूनी 4। और √3 को √3 गुणा √3 लिख सकते, तो √3 बचेगा, तो ये बचा √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, साइन 30 का नहीं होता है, कॉस 60 का भी नहीं होता, साइन 60 का मान होता है, √3/2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, आपको जिस भी मेथड में समझना है आप समझ के लिख सकते हैं। ओके, सो आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 54 कह रहे हैं यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ठीक है, 6 मीटर ऊंचा खंबा कितना है, खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, कह रहे 6 मीटर खंबे की छाया पृथ्वी पर जो छाया होती है वैसे बनेगी, 2 √3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। यहाँ पर सूर्य है, तो वो जो उन्नयन कोण है बेटा वो कितना होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि वो कोण थीटा होगा। अब हमें उसको सरल करके निकालना है। नाम दे दो ABC। देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, और ये कर्ण हुई और ये आधार हुई। तो लंब और हमें क्या पता है, आधार पता है। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा। 6/2 √3, 2 3 6, 3 से काटोगे √3 गुणा √3 बचेगा, तो tan थीटा बराबर आ गया √3। अब इधर tan है तो इसका मान भी 10 में सोचना है, तो tan 60 का मान होता है √3। तुलना कर देंगे, 10 से 10 हट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, किसी मीनार, एक मीनार है हमारे पास, इसकी ऊंचाई 15 मीटर बोला है, और सूर्य का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पे बनता है, वो हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, मान लेते हैं ये जो छाया की लंबाई है वो h होगी। ठीक है, नाम दे दो इसका A B C।
अब आपको ये पता है ये लंब है, ये आधार है, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण होता है। जो पता है और जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ। देखो 15 लंब है और क्या निकालना है, BC पता है, ये आधार है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो 15/h, tan 60 का मान √3। ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा √3 गुणा 3, 3 3 5 15। सो हल करके कितना मिला, 5√3, ठीक है। सो आंसर कितना आ जाएगा, 5√3 मीटर होगा छाया की लंबाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आराम से। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। ये जो निर्देशांक अक्ष होते हैं, ये y अक्ष है और ये अक्ष, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। ये x डैश, y डैश। तो प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, है कि नहीं। सो मूल बिंदु कहा जाता है, अगर निर्देशांक बोलता है तो लिख देते हैं 0,0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे -6 -8, हमें बस चिन्हों से मतलब है, माइनस माइनस। तो आपको पता है पहले वाले में होता है प्लस प्लस, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्योंकि x की वैल्यू इधर प्लस में होती है, इधर माइनस में। y की वैल्यू इधर प्लस में होती है, इधर माइनस में। और इधर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है, तृतीय पाद में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से इनकी दूरी क्या होगी। मूल बिंदु बोले तो 0,0, ठीक है। 0,0, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2। दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखो साइन थीटा -0 का वर्ग प्लस कॉस थीटा -0 का वर्ग। हल करेंगे, किसी भी संख्या से 0 घटाएंगे वही रहता है, ऊपर स्क्वायर है तो यही बचेगा। और आपको पता है इसका मान कितना होता है, 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो आंसर आ जाएगा 1 इकाई, 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिमिलरली ये बेटा मेरा x1 है, ये मेरा y1, x2 y2। सेम सूत्र, x2 माइनस के x1 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग, -2 का वर्ग, 4 का वर्ग। माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। तो ये आ जाएगा 20। 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और इसका वर्गमूल नहीं होता है। सो आंसर आ जाएगा 2√5, 2√5 इकाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं रेखा y = 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। सो देखिए बेटा, y = 8 का आलेख खींचो आप। पहले तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये x है, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु। सो अगर आपको बनाना है y बराबर क्या है, +8 है, तो y अक्ष का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष के समांतर होता है, +8, ठीक है। ये बिंदु इधर इधर से जाएंगे, ठीक है, इधर से नहीं जाएगा। तो देखो ये जो निर्देशांक है वो प्लस में रहेगा, ठीक है, हमेशा। देखो ये जो बिंदु है x का मान, हम ये जो बिंदु है ना, देखो तो 1,8, अगर आप 1,8 चेक करना चाहें तो x पे 1 यहाँ है, 8 कहीं यहाँ पर है। तो ये किससे होकर नहीं गुजरेगी, तो इससे गुजर सकती है, इससे गुजर सकती है, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। 4,8 भी गुजर सकती है, सी 0 यहाँ है, 8 यहाँ है, ये भी गुजर सकती है, ये भी गुजर सकती है, ये नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर डी,
क्यों, एक्स पे 8 यहाँ कहीं होगा और वाई यहाँ कहीं 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ इस पॉइंट पे आई ही नहीं, इस रेखा पे आई नहीं, तो इससे नहीं गुजर सकती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में कौन सा होता है जिसके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों के दोनों पॉजिटिव हों। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं वाई बिंदु जो दे रखा है आपको, ये बिंदु है आपके पास, इसकी वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। वाई अक्ष के लिए पूछा है आपसे, तो मैं सीधी सीधी बात बताऊं, वाई अक्ष के लिए पूछा है तो एक्स अक्ष वाला हो जाएगा 5 इकाई, और एक्स के लिए पूछता है तो वाई हो जाता है। अगर सपोज करो यहाँ पर -5,6 होता ना, तो भी मैं आंसर में 5 ही लिखता, -5 नहीं, क्योंकि दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, ये ध्यान रखना। आपको ऑप्शन में से दिए जा सकते हैं, सो आपके दिमाग के साथ वो खेल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। सो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है x1 कितना, -2 प्लस -8 बट्टे में 2, y1 है 10, y2 है 14 बट्टे में 2, -10 बट्टे 2 24 बट्टे 2, तो यह आ जाएगा -5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -5,12, तो ये आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि किसी वृत्त, अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें, कह रहे यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक इतने और इतने हों तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि वृत्त है बेटा, ठीक है, ये वृत्त का व्यास है, केंद्र जो होता है वो बीचों बीच होता है। मान लेते हैं केंद्र के निर्देशांक x, y हैं, हमें जो छोरों के निर्देशांक दे रखे हैं वो है 6, -8 और -6,8। ठीक है, यानी कि हमें इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 प्लस 6/2, ये x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, 6 में से 6 गया 0 बट्टे 2, 8 में से 8 गया 0 बट्टे 2, 0 को किसी भी संख्या से भाग दो 0 आ जाएगा, तो 0,0 आ गया। तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बिंदु इतने और इतने मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल बिंदु से समदूरस्थ पर हैं, मतलब मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बिंदु ओ ले लो, मूल बिंदु जिसका निशान होता है ये, ठीक है, समदूरस्थ है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है ए ओ जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा, है कि नहीं। तो ए ओ निकालते हैं, इधर भी आ जाएगा ए ओ, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। यहाँ से लगाओ x2, देखो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, बात एक ही है। x2 माइनस x1 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। तो इधर से देखो 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1 25, और ये चीज़ दोनों तरफ वर्गमूल है। ठीक है, तो वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ से अंडर हट जाएगा, 25 पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 24 बचेगा। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी निकालना है आपको, तो 24 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस में।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4×24, ठीक है ना, पी। सो देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस में इसका वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट के अंदर 6। तो पी का जो मान आएगा 2√6 आएगा प्लस माइनस में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना बेटा, त्रिभुज आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। अगर आपको सूत्र याद है तो ही आप निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट कर दें। देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपके पास त्रिभुज है, 3 शीर्ष दे रखें, ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, अब आपको सूत्र में रखना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, उसमें रख दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सूत्र क्या है बेटा, सूत्र में एक बार लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ब्रैकेट के अंदर x1 से स्टार्ट करो, y2 माइनस के y3, फिर x2 आ जाएगा, y3 ख़त्म हुआ है तो y3 से शुरू हो जाएगा, y3 माइनस के y1, ठीक है। फिर x3 आ जाएगा और y1 माइनस के y2। सिंपल, ये सूत्र है आपका। अब मान रखो, कैलकुलेशन ढंग से करो। x1 कितना है, 0। अब इधर से कोई मतलब लेना नहीं है, रखो ही मत, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हुए 0 हो जाता है। x2 कितना है, 6, y2 है 12, y1 है 8, x3 है -16, y1 है 8 और y2 है 12। 0, देखो 12 में से 8 घटाएंगे 4, 4×24, और यहाँ से बचेगा कितना, -4, 16×4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 16×4, ठीक है। 4 और 4 8, 6 और 2 8, काटो, 44 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 44। सही किया ना हमने, एक बार चेक कर लो, 44 तो दिख नहीं रहा ऑप्शन में। x1 0, ठीक है, x2 का मान 6, 12×4, ठीक, y3, ये देखो y3 हमारे पास -8 है, हमने गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पर -4, यहाँ गड़बड़ हुई है, ठीक है। सो एक बार हमेशा चेक किया करो, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार सही करोगे, छोटी सी मिस्टेक आपको ले डूबती है, ठीक है। सो देखिए y3 हमारे पास था -4, ठीक है, और y1 हमारे पास कितना था, और y1 हमारे पास था 8, ये देखिए, ओके, ये आ गया। x3 हमारे पास -16 एंड y1 मेरे पास -8 एंड y2 मेरे पास 12, ठीक है। सो अब देखते हैं, ये 12 आ जाएगा, 12 छंग 12×60, 12 छंग 72, 72 का आ जाएगा नेगेटिव का। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका -4, ठीक है, 16×64। ये तो कुछ और ही आ रहा है यार, है ना, ये तो कुछ और ही आ रहे हैं। एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला तो हमने बिल्कुल सही लगाया था, मान सही दे रखा होगा। मतलब कुल मिलाकर इसमें हल करके आपको आंसर मिल जाएगा, सारा हल करके देख लेना, ठीक है, कितना आ रहा है। क्या बताओ ऑप्शन इसके गलत हो, एक बार चेक करके मुझे कमेंट करके आंसर बताना कि कितना आ रहा है। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाऊँ। कह रहे बिंदु इतने इतने 3 अनुपात में करते हैं तो अंतर विभाजन करने पर y निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या होता है y निर्देशांक, m1 y2 m2 y1
M1 प्लस M2, तो ये M1 होता है और ये M2, 3 M1 है और M2 आपका 2 है। ये X1, ये Y1, ये X2, ये Y2। ठीक है, मान रख दो। Y2 का मान 7, M2 का मान 2, Y1 का मान -3, M1 प्लस M2। अरे भाई साहब, आंसर आ गया मेरा 3। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सॉल्व नहीं किया, ये बड़े चालाक बन रहे थे। तो बस सूत्र में रखना है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो x की तरह है वो गुणा का, वो मतलब है गुणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। कह रहे हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए और सी का मान 120 और बी का मान क्या होगा। तो बच्चा बता देगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। इसका और इसका अगर जोड़ेंगे तो 120 आता है। तो इसका क्या होगा, तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो ये प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं ए बी सी और डी एफ में, देखो ए बी सी बनाओ। देखो यहाँ क्या बोल रखा है, ए बी बट्टा डी ई, यानी ए बी बट्टा डी ई, और फिर बोला है कि बी सी और एफ डी, बी सी एफ डी। पहले तो त्रिभुज बना लो ए बी सी। ठीक है, ए बी के अनुरूप क्या है बेटा, डी ई है। ठीक है, यहाँ डी होगा, यहाँ ई होगा। ठीक है, यहाँ डी ई, तो यहाँ कहीं एफ होगा। ठीक है, मतलब ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है बी सी अपॉन एफ डी। बी सी कहाँ है, बी सी और एफ डी ये वाला बराबर है। ठीक है, सो तो ऑटोमेटिकली ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। अगर इस चित्र को अगर प्रॉपर वे में बनाया जाए, इसके अनुरूप बनाने की चेष्टा करोगे, इस वाले को देखो बना के दिखा देता हूँ। मतलब सिंगल वाला नीचे रखना है, नीचे रखो, डबल वाला यहीं रहेगा और ट्रिपल वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो सिंगल वाला यहाँ रहेगा नीचे, तो यहाँ से एफ से शुरू करो, एफ डी ई। ठीक है, तो डी ई में डबल है। ठीक है, और ई डी एफ में सिंगल है। ओके, और ई एफ में ट्रिपल है। तो अब आपको बताना है कि क्योंकि ये समरूप है, पहले ही बोल दिया ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात और उनके कोणों भी बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि ए और डी बराबर होंगे। कहाँ है ए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है, जो कि नहीं हो सकता। फिर क्या बोल रहा है, बी और ई, बी ई। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ए और एफ, ए एफ, और बी और डी। यहाँ पर बी है और यहाँ डी है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और डी बराबर होंगे क्योंकि ये समरूप है, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, आगे आ जाएंगे। चित्र बना के क्लियर कर लेना, क्यों नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को। तो मैंने आपको चित्र बना के समझा दिया। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर ये आपस में समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है ना। और प्रमेय 6.6 से अगर क्षेत्रफलों का अनुपात अगर निकालना चाहें तो उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग हो जाता है। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 1:25। ठीक है, क्या यही होगा?
क्या यही होगा? नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। देखो इन्होंने आपसे चालाकी कर दी, पी क्यू आर को ऊपर रख दिया है, इन्होंने यहाँ बाद में रखा था, क्यू आर वाला नीचे है। तो इसके अनुदिश ये मत लग देना, इसके अनुदिश क्या होगा बेटा? क्यू आर बट्टे बी सी आएगा। क्यू आर बट्टे बी सी जब करोगे तो उलट जाएगा, 5/1 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25/1, तो किसी भी संख्या को 1 से भाग दो कि वही आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 1090 माइनस ए कॉट है, बच्चे बच्चे को पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं दी गई आकृति में डी ई बी सी के समांतर है। ए डी 5 है, ठीक है, डी बी 6 सेंटीमीटर है, ए ई 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी क्या होगा? माना ए सी एक्स होगा। चूँकि ये और ये समांतर तो थेल्स के प्रमेय से ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी के, मान रख देंगे। ठीक है, इधर से गुणा कर दिया, ये गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा। 5 बस 5 9 45, 3 बचा 5 36, 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? थेल्स ने। ठीक है, किसने कहा था बेटा? थेल्स ने कहा था। कह रहे हैं एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ठीक है, सो मैं आपको आंसर दे रखे 1 2 3 अनगिनत। सो देखो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ, आप खुद ही बता देना। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर तुम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे दी गई आकृति में पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी ओ 40 डिग्री है। ठीक है, तो ओ ए बी कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ओ ए बी कितना होगा वो आपको बताना है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा, वैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ से लेकर इतना और यहाँ से लेकर इतना पूरा 90 अंश का कोण होता है बाय 90 डिग्री, और मतलब 10.1 थ्योरम। ठीक है, प्रमेय 10.1 के अनुसार। और ये त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। अगर ये 40 है तो इधर भी 40 होगा। ठीक है, सो इस कोण का मान कितना हो जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से लगाना क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब देखो क्या चीज़ है बेटा, मैं आपको बाइट पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। देखो ये 80 है टोटल, ये 90 है, 90 है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? ये एक चतुर्भुज है, यहाँ से देखो 360 होता है, तो 80, ये 90 90 180 प्लस ओ 360 होगा, तो ये कितना होगा? 260। तो ये 260 घट के उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो ओ का मान कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। इस कोण का मान 100 है। ठीक है, सो आपसे ओ ए बी पूछा, इसका मान कितना होगा? ठीक है, इसका मान कितना होगा ये आपसे बोल रहे हैं। ठीक, सो देखो बेटा, अगर लॉजिक देखो, यहाँ पर इसमें आ जाओ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांशम है। ठीक है, ये त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सर्वांशम होंगे क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, बराबर है, ये भुजा दोनों में कॉमन है, और ठीक है लंबवत है तो ये 90 90, तो ये सर्वांशम हो जाएंगे। सर्वांशम हो जाएंगे तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर भी जो कोण होगा यहाँ पर भी वही कोण होगा। ठीक है, सो देखो आपको पता है x प्लस ओ का मान 180 होगा, क्योंकि ये है क्या बेटा? एक त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज है।
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांश में, तो इसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि निकालना तो यही कोण है। तो लॉजिक क्या हो देखा बेटा, यहाँ पर ये लंबवत है 90 होगा, ये बीचों बीच से जा रहा है तो इसका आधा हो जाएगा, 100 है तो आधा हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस 50 प्लस एक्स 180 होगा। इसको जोड़ोगे 140 आ जाएगा। तो 180 में से 140 माइनस करोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने डिटेल के साथ बताया मैंने। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा 9 का क्वेश्चन है, 10th में दे दिया गया है। सॉरी यहाँ ये 9 का ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं दी गई आकृति में ये एक वृत्त है, ठीक है, पी क्यू पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर बराबर है, तो पी क्यू आर का मान क्या होगा। ठीक है, पी क्यू मतलब इस वाले कोण का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर बोला है, तो यहाँ पर जो कोण होगा यहाँ पर भी वही कोण होगा। और आपको पता है ये वैसे बेसिकली ये क्या है बेटा, एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में बना कोई भी कोण 90 अंश का होता है, कक्षा 9 में पढ़ा है आपने। एक्स प्लस 90 180, क्योंकि त्रिभुज ही था, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो 2x, ये 90 उतर आके घट जाएगा तो 90 बचेगा, 90/2 45। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, जो कि आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, डिटेल में बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, यदि केंद्र O वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, पहले चित्र पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के चित्र बना लेते हैं। यदि केंद्र O वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं, मतलब AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि BOC, मतलब यहाँ से AB और यहाँ से AC, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा है ना, एक बिंदु दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये मेरा B पॉइंट है, इससे इसको मैच कर लो, ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमसे बोला है कि जो BOC है वो कितना है बेटा, ये वाला जो एंगल है वो 110 है, तो CAO कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, लल्लू समझे हो क्या हमको। सो देखिए, बाई 10.1 थ्योरम यहाँ 90 होगा, बाई 10.1 थ्योरम यहाँ 90 होगा। ये क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है ना। हमें ए निकालना है बेसिकली, 90 90 180 डायरेक्ट रख देते हैं, ओ का मान 110 है, 360, तो ए इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 290, प्लस का इधर एक माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 70 डिग्री। सही किया है ना, 1 मिनट, 180 और 110 क्या निकालना है, CAO तेरी, हाँ सॉरी CAO निकालना है। अभी 70 डिग्री नहीं आया, ये तो ये आया है ना, पूरा है। अब आपको पता है लॉजिकली, पहले अपने पढ़ चुके हो कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो हमें CAO निकालना है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल का आधा होगा, तो 70 का आधा होगा, 70 का आधा कितना होता है बेटा, 35 होता है, तो आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे बिंदु T से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र T से दूरी 13 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बच्चों। हाँ, यहाँ देखिए, कह रहे हैं एक वृत्त ले लो, पहले जो बोल रहा है उसके हिसाब से चित्र बना लेते हैं। ये केंद्र ले लिया हमने। कह रहे बिंदु T से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ कहीं T है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और
केंद्र से जो दूरी है उस बिंदु की वो कितनी है बेटा, 13 सेंटीमीटर है। तो कहना त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ये मेरा क्या है, कर्ण है, ये मेरा आधार है और ये मेरा लंब है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। वर्गमूल निकालोगे, आर चाहिए आपको, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा बेटा, 5। सो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता ही होता है, कर्ण का वर्ग जो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगेन एक क्वेश्चन आ रखा है कक्षा 9 का, कह रहे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और क्यू पी आर 60 डिग्री है। क्यू पी आर ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, तो ओ क्यू आर निकालिए, ओ क्यू आर कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा प्रमेय में कि यहाँ एक ही वृत्त पर, ठीक है, एक ही रेखा पर जो कोण बनता है ना, यहाँ तो यहाँ पर जितना भी कोण बनेगा यहाँ पर उसी के अनुदिश जो कोण बनता है उसका आधा होता है। तो देखो बेटा ये 60 डिग्री है, तो 60 का आधा कितना होगा, 30। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सिंपल। और यहाँ पर जो कोण बनता है उसका डबल होता है यहाँ पर, क्या पता बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दे दे। तो ये कक्षा 9 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करना होता है। तो सबसे बड़ा क्या है, देखो बेटा इनमें से सबसे बड़ा बेटा यही है 84, और उसमें सबसे छोटा माइनस करो 15, 20, 29, 41, 45। तो 15 सबसे छोटा है, माइनस करो, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और 7 में से 1 गया 6, 69। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, 1+2 का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, n पदों का समांतर माध्य, समांतर माध्य को क्या होगा, n पदों का योगफल सिग्मा n बट्टे में n, जितने पद होते हैं उससे भाग दे दो। सिग्मा n का सूत्र क्या होता है, n+1 बट्टे में 2, और बट्टे में n है, n से निकट जाएगा, आंसर आ जाएगा n+1 बट्टे 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य। तो बेटा ये आपका एक एनसीईआरटी में माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध होता है। तो यहाँ x की जगह पर संख्या क्या लिखी रहती है, 2। ये माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। x की जगह क्या होता है बेटा, 2 होता है। बेसिक सा एक प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार आता है इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, वो नंबर या वो चीज़ जो सबसे बार बार आ रही हो। ठीक है, बार बार क्या आ रहा है, देखो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार है 13, कितनी बार है, 3 बार है, 12, 12 1 2 बार है, हाँ तो 13 सबसे ज़्यादा बार है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार है। कह रहे इन संख्याओं का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। माध्य क्या होता है बेटा, जितनी संख्या उनको जोड़ो, 7 + 9 + 13 + 15 + x। कितनी संख्या है, 3 2 5, 5 से भाग दो, कितना दे रखा है, वो माध्य के बराबर होता है, माध्य में 10 दे रखा है। बट्टे पे इधर गुणे में आ गया, ठीक है, इधर तो हो जाएगा 50। अब आप जोड़ो 13 और 7 20, 20 और 15 35, 35 और 9 45। ठीक है ना, तो यहाँ 45 + x, 45 प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। क्या सही नहीं किया क्या हमने, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 13 और 7 20, 20 और 15 35, 35 और 9, हाँ 44। ठीक है, हाँ 44, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो रीचेक ज़रूर किया करो, है ना, रीचेक ज़रूर किया करो। मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ के क्वेश्चनों में रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है बच्चों। किसी भी घटना का प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। 1 से बड़ा प्रायिकता का कोई मान नहीं है। ठीक है, और न्यूनतम मान आपका 0 होता है।
क्या निम्नलिखित में से एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती थी? तो कोई भी घटना है ना, उसकी जो प्रायिकता होती है वो एक या एक से छोटी या जीरो से बड़ी होती है, माइनस में कभी नहीं होती और एक से बड़ी कभी नहीं होती। ठीक है, तो 13/12 जब भाग दोगे ना तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कह रहे एक नया संगत पासा फेंका गया है, दो का गुणज आने की प्रायिकता क्या है? पासा जब हम फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, हर एक संख्या एक ही बार आती है। तो संभव परिणाम सूत्र क्या होता है प्रायिकता का? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। दो कितनी बार है बेटा? एक बार। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। ठीक है, ये सब पढ़ा रखा है चैप्टर वाइज, आप देख सकते हैं, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। करें अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? तो गड्डी में जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं, 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। तो कुल पत्ते जो होते हैं बेटा वो 52 होते हैं। हमसे क्या बोलो? लाल रंग का पत्ता। तो संभव परिणाम कितने? 26। कुल परिणाम कितने? 52। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2। ठीक है, आराम से हो गया। कह रहे दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। देखो सिक्के जब दो एक साथ उछालोगे, ये एक सिक्का है और ये एक सिक्का है, एक सिक्के में संभव परिणाम दो हैं, हेड या ट्रेल आ सकते हैं। हेड ट्रेल, हेड ट्रेल। ठीक है, बनाना भी मैंने सिखा रखा है बेसिक्स वीडियोस में। एच को फिक्स करो, एच के साथ एच आ गया, एच के साथ टी आ गया। अब टी ले लो, टी के साथ एच आ जाएगा, टी के साथ टी आ जाएगा। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने बेटा? 1 2 3 4, कुल परिणाम 4। अब आपसे बोला संभव परिणाम, कम से कम एक शीर्ष, शीर्ष का मतलब हेड, हेड एक आए, एक से ज़्यादा भी हेड आएगा तो चलेगा। तो एक से ज़्यादा हेड, एक से ज़्यादा हेड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो संभव परिणाम कितने बेटा? 3। और कुल परिणाम कितने? 4। आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक, आराम से हो गया। अब आपसे 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या बोल रहे हैं। तो अब तो ये क्वेश्चन 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, हर एक सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, हेड या ट्रेल। कई बहुत सोचते हैं कि सच 6 होगा, नहीं। एक साथ जब होता है ना, कोई सेम चीज़ एक साथ हो रही तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, तो गुणा कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अगर बोलते 4 सिक्के एक साथ उछाला जा रहा है तो समय परिणाम क्या होता है? तो फिर गुणा कर दें, 16 आ जाता है आंसर। ठीक है, जितना बोलेगा उतने में गुणा करते रहना है। कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बोल रहा है πr²। अच्छा अंतःवर्ग का क्षेत्रफल बोल रहे हैं, सॉरी अंतःवर्ग। सो देखो बेटा, इसके अंदर तुम्हें एक वर्ग बनाना है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, सो देखो ये आपका अब वर्ग निकालना है। आपको पता है, यहाँ से आपको क्लियरली पता है ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। वो किसके बराबर है? यहाँ से आर और यहाँ से आर, व्यास के बराबर है। तो a होता है वर्ग की भुजा। ठीक है, तो भुजा ही तो निकालनी है हमें। 2, आर का मान कितना है बेटा क्वेश्चन में? 8। ठीक है, गुणे में। सो ये अंडर इधर है, देखो √2 मतलब √2 इधर, यहाँ 2 ही लिखता हूँ, बट्टे में आ जाएगा। बट्टे में √2 कभी नहीं छोड़ते, तो ऊपर नीचे 2 से √2 से गुणा करना पड़ेगा। √2 गुणा 2, 2 से 2 कटना है, तो a का मान आ जाएगा 8√2। तो वर्ग की जो भुजा होगी 8√2 आएगी। आपको क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी कि 8√2 गुणा 8√2, 8 8 64, √2 गुणा √2 2, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 128 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात है। एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है। इसका त्रिज्या R1 मान लो, इसका त्रिज्या R2 मान लो। परिधियों का अनुपात यानी कि 2πr1 बट्टे 2πr2, अनुपात का मतलब बट्टे में 4:5 है, यानी कि 2π से 2π कटा, R1 बट्टे R2 हमारे पास 4:5 है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। तो क्या होता है बेटा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल होता है πr1² बट्टे πr2²। अनुपात का मतलब बट्टा। इसका क्षेत्रफल πr1, इसका क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर। पाई से पार कट गया, दोनों में स्क्वायर है, टोटल की घात लग गई। R1 बट्टे R2 का मान कितना है? 4/5 स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो 16:25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो उसकी भुजा क्या होगी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अगर उसकी भुजा ए मान लोगे, ठीक है, √3/4 भुजा का वर्ग। 9 √3 दे रखा है, तो √3 से √3 कट गया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये बट्टे का था, इधर के गुणे में आ गया 4 √3। तो 4 का वर्गमूल 2, ये 9 है ना, और 9 का वर्गमूल 3 गुणे में, तो ए का मान क्या आ जाएगा? 6 है। ठीक है, तो कितनी होगी वर्ग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? जो ये दे रखा था उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R है, परिधि के बराबर हो तो क्या होगा? ठीक है, सो देखिए बेटे, परिधि बोला है दो वृत्त, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2πr1, इसकी हो जाएगी 2πr2। क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इन दोनों की परिधि, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, इनकी परिधि बड़े वाले जिसकी त्रिज्या R है ना, उसकी परिधि के योगफल के बराबर है। तो क्या होगा? इधर से 2π उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 + R2। 2π से 2π कटा, तो R1 + R2 किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे यदि उस शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा? देखो बेटा, ये हमारे पास एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। कह रहे शंकु की ऊंचाई, माना उसकी त्रिज्या कितनी है? R है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के 3 गुनी हो जाती है, मतलब h जो होगा त्रिज्या के 3 गुना होगा। तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन सूत्र क्या था? 1/3 πr²h। पाई क्या बोल रहे हैं? तो शंकु का आयतन हो जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, ओके ओके ओके, ठीक है, थोड़ा सा भूल हो गया क्वेश्चन पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन को मैं तभी बोलता हूँ, एक बार दोबारा ज़रूर रीड करो। ठीक है, कह रहे हैं एक शंकु पहले नॉर्मल लेना है, इसकी त्रिज्या R है और इसकी ऊंचाई h है, पहले वाला कंडीशन में। दूसरे वाले कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरा वाला शंकु आप बनाओगे या लोगे, उसमें क्या है ना बेटा, कह रहे हैं शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, मतलब पहले जितनी थी उसका 3 टाइम कर दो, h था तो ये 3h हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा वो अभी वास्तव में 1/3 πr² है, और इसका क्या होगा? 1/3 पाई, R की जगह पर 3R है, स्क्वायर करना पड़ेगा, और h की जगह पर कितना? 3h है। हल करो, 1/3 3 3 9 R² 3h, 3 से 3 कटा, 9 बाहर आ गया। हाँ 1 मिनट, 3 आपको नहीं काटना है, 3 आपको नहीं काटना है, क्योंकि 3 आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है ना बट्टे में,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 9 तियाँ 27 बाहर आ गया। तो अब जो देखो ये तो पहले वाले का आयतन है, पहले वाले का आयतन है, और उसका कितना गुना आ रहा है, 27 गुना आ रहा है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है बेटा, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से भी सॉरी यहाँ बाहर से 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है पाई आर स्क्वायर। तो आंसर आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सूत्र तो बेटा आपको याद होना चाहिए, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसमें ये कंडीशन है। मान लेते हैं कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ए 18 का मतलब है बेटा ए प्लस 17D, और ए 14 का मतलब है ए प्लस 13D। ए से ए कटा, 17 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा, 4D। 4 8 32, डी का मान कितना आ गया, 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं गोले का व्यास, एक गोला है जिसका व्यास हमें कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। तो बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42 की आधी 21 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21, 21 गुणा 21, 7 तिया 21। अब तो गुणा ही करना है, 88, 21 तिया 63। अब इन दोनों की गुणा करके मुझे आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा सही है बच्चों। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मुझे बताना। लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुविकल्पीय के। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने पहले ही चैप्टर वाइज MCQ ऑलरेडी करा रखे हैं, हर एक चैप्टर के कम से कम 100-150 क्वेश्चन करा रखे हैं। ये तो टोटल 100 हैं। ठीक है, हर चैप्टर के 100 करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर्स मैंने करा रखे हैं, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसकी भी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर करके जाना, वो हेल्प करेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में ये जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो खंड बॉम्ब में मैंने लिए हैं, ये कल के वीडियो से हम करेंगे डिटेल में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस बहुविकल्पीय। कह रहे एक बेलन की ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई कितनी, 14 सेंटीमीटर है, और बेलन की सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन नहीं है ये, MCQ से भी बेहतर क्वेश्चन है। ये बेलन है, ठीक है, बेलन की त्रिज्या R है और बेलन की ऊंचाई H है। ठीक है, R दिया नहीं है, ऊंचाई दे रखी है 14। ठीक है, बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। एच पता है, आर नहीं पता। सतह का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, सतह किस रूप में होती है, पाई वृत्त होती है बेलन की सतह, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 264। ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 264/पाई। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो पाई, आर स्क्वायर का मान कितना है 264/पाई, और एच का मान कितना है 14। पाई से पाई कट गया, 264 को 14 से गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम।